गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9-5 द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट फिजियोलॉजी में आप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये सब कंप्लीट कर लिया है। अब ग्रोथ फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जैक्टली प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस को आपको बताती है। कौन से फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं ये एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे प्लांट ग्रोथ। ग्रोथ क्या है आपने इनिशियली डिस्कस किया है, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एनसीईआरटी आपसे डिस्कस करती है, वहां बताया गया ग्रोथ इज एग्जैक्टली इंक्रीज। लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग जो है उन दोनों में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज ग्रोथ इज एग्जैक्टली द इंक्रीज। क्लियर? बट इन लिविंग रेफरेंस द इंक्रीज इन मास मीन्स इंक्रीज इन द बायोमास एंड इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ग्रोथ के। इनको आप ये कहा जा सकता है, इनको कहा जाता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। बोथ आर द ट्विन कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। क्लियर? सो द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर द इंक्रीज इन द मास एंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर में इंक्रीज का मतलब यहां नंबर ऑफ सेल्स से स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास में इंक्रीज हुआ। अब आप जानते हैं सेल जब डिवाइड होगी तो ऑब्वियस है उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियस है उसमें मास में इंक्रीज आया, वॉल्यूम में इंक्रीज आया, और साथ में आप ये कह सकते हैं जो डॉटर प्रोजेनी बनेगी दैट विल आल्सो लीड द इंक्रीज इन नंबर। तो ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ के हैं जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं साथ साथ चलते हैं। अब इसके बाद डेवलपमेंटल प्रोसेस को इससे कैसे हम डिफर करें, तो यहां डेवलपमेंट जो है, देखिए डेवलपमेंट क्या होगा। डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और जो डिफरेंशिएशन है ये स्टूडेंट्स क्या कहे जाते हैं, डेवलपमेंट। जिसमें ग्रोथ को अभी आपने डिटेक्ट किया, ग्रोथ एग्जैक्टली इंक्रीज को इंडिकेट करता है। ग्रोथ इज एग्जैक्टली द इंक्रीज बाय द मास और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। बट डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप ये कह सकते हैं किसी भी न्यूली फॉर्म्ड सेल का जो फंक्शनल डिटर्मिनेशन होता है, दैट फंक्शनल डिटर्मिनेशन विल कॉल एज द डिफरेंशिएशन। तो आप ये कहेंगे जो ग्रोइंग सेल्स हैं उन ग्रोइंग सेल्स का जो फंक्शनल डिटर्मिनेशन हो जाता है तो वो डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ द ग्रोथ एंड द डिफरेंशिएशन। द डिफरेंशिएशन इज द फंक्शनल डिटर्मिनेशन। जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस में बना रहा हूं, कोई सेल सबसे पहले मेरिस्टेम फॉर्म में थी, मेरिस्टेम से आपने कहा परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुई पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा के बाद स्टूडेंट्स आप कहेंगे ये कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में डिफरेंशिएट हो जाती है, कॉलेनकाइमा, एंड फाइनली आप कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अब जब स्क्लेरेनकाइमा में ये डिफरेंशिएट हो रही है तो इसका मतलब ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन ही है स्टूडेंट्स। मेरिस्टेम से स्क्लेरेनकाइमा तक आई। स्क्लेरेनकाइमा अपने आप में डेड एलिमेंट्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज और स्क्लेरेनकाइमा डेड एलिमेंट्स हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, स्क्लेरेनकाइमेटस रेफरेंस अगर आप देखें और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपको एक बात ये देखने को मिलेगी, जाइलम की जो ट्रैकेट्स हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स और वेसल्स जो हैं स्टूडेंट्स ये डेड एलिमेंट हैं। तो मेरिस्टेम से लेकर यहां स्क्लेरेनकाइमेटस, ट्रैकेट्स और वेसल्स का बनना ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। और इसको आप ये कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मैक्सिमली डिफरेंशिएटेड या हाईली डिफरेंशिएटेड है। मैक्सिमली डिफरेंशिएटेड और आप ये कह सकते हैं हाईली डिफरेंशिएटेड, हाईली डिफरेंशिएटेड। क्लियर? क्योंकि इससे ज्यादा तो डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता ना, एलिमेंट क्या हो गया, डिफरेंशिएट होते होते डेड हो गया है, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस का पार्ट है। अब देखिए जो ग्रोथ है उसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहां डिस्कस कर लेते हैं जो हमें यहां दिया गया है, जो एनसीईआरटी यहां लिखती है। आप ये कहते हैं it is the most fundamental and conspicuous character, most
फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये हुआ। उसके बाद एक स्टूडेंट्स कहा गया इट इज द परमानेंट चेंज जो है इसको डिटेक्ट किया जाता है इरिवर्सिबल चेंज। परमानेंट चेंज मीन्स आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स इरिवर्सिबल चेंज। द परमानेंट चेंज इज द इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं जो परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है ये किस में आया? साइज ऑफ ऑर्गन्स। साइज ऑफ ऑर्गन्स है उसमें परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज स्टूडेंट्स आता है। ठीक है, इसके बाद आप ये कहेंगे ग्रोथ जो है दैट इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। इधर लिख देता हूं, ग्रोथ इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये स्टूडेंट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर लिखा गया तो मेटाबॉलिक प्रोसेस यहां ऑब्वियस है इन्वॉल्व करती है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इट इन्वॉल्व्स द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। आप ये जानते हैं एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म्स हैं और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं। कैटाबॉलिज्म स्टूडेंट्स यहां डिस्ट्रक्टिव रेफरेंस है, डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? तो ग्रोथ होने की कंडीशन में या जब भी ग्रोथ होती है उस कंडीशन में आप ये कहते हैं जो एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म और जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं दे विल ऑलवेज इन लीडिंग फॉर्म। ठीक है, तब वो किसको परफॉर्म कर पाएंगी? ग्रोथ को। जब मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जा रहा है तो एक बात और यहीं से आप क्लियर कर लें, इट इज द एनर्जी मीडिएटेड प्रोसेस। ग्रोथ इज द एनर्जी मीडिएटेड प्रोसेस। ग्रोथ इज द एनर्जी मीडिएटेड प्रोसेस। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट्स यहां आपको कहा गया ग्रोथ के कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस किए गए, जैसे एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ द लीव्स। ये जो लीफ एक्सपेंशन है, ठीक है, इसके एरिया में जो स्टूडेंट्स एक्सपेंशन है वो ओबीएस ग्रोथ होगा। आपने कहा इंक्रीज को ही ग्रोथ हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या जो पीस ऑफ वुड है, पीस ऑफ वुड जब उसको आप वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं या वाटर उसमें इम्बाइब हो जाता है तो एग्जैक्टली आप ये कहेंगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये इम्बाइबेशन का एग्जांपल है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये भी ग्रोथ कहा जाएगा? डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ये भी ग्रोथ होगा। क्लियर? ये भी क्या होगा? ग्रोथ होगा। ये प्रोसेस होती है इम्बाइबेशन की, लेकिन यहां आप जानते हैं सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होता। देयर इज ऑल्सो द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको आप ग्रोथ कह सकते हैं, ग्रोथ इसको काउंट किया जा सकता है। अब देखिए कुछ और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दे रखे हैं। प्लांट की जो ग्रोथ है वो इनडिटरमिनेट होती है। क्यों नहीं आप इसको डिटरमिनेट कर सकते? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस होती है वो प्लांट्स में थ्रू आउट ग्रोथ करवाती रहती है। ग्रोथ इसके कुछ और अब स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हैं उन पे मैं आ रहा हूं, और बहुत सारी बातें आपको पढ़नी है। सारे पॉइंट्स आप यहां से मेंशन कर लें। ग्रोथ आप कह रहे हैं जनरली indeterminate, indeterminate. Plant growth is generally indeterminate. अब प्लांट ग्रोथ को इनडिटरमिनेट क्यों कहा गया? आप कह सकते हैं प्लांट्स ग्रो
थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, और लाइफ स्पैन में ये थ्रू आउट ग्रो करते हैं। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की प्रेजेंस के कारण आप ये कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो थ्रू आउट लाइफ स्पैन ग्रो करते रहते हैं। तो वहां प्लांट में जो होने वाला ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, प्लांट्स में जो होने वाला ग्रोथ है वो स्टूडेंट्स क्या है? इनडिटर्मिनेट। आप ये भी कह सकते हैं दे प्लांट्स हैव द अनलिमिटेड कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ वहां होती है। ठीक है, वहां क्या होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट हैं, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की देखिए प्लांट में एक परफेक्ट पोजीशन होती है। जैसे आपने एनाटॉमी में ये पढ़ा होगा, ये कोई प्लांट ऑर्गन है, देखिए अपेक्स पर स्टूडेंट्स एपिकल मेरिस्टेम होगा। एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की इस एक्सिस जो है इसमें इलोंगेशन लाता है। ये इलोंगेशन इसमें आता है, ये दिस वन। आप अगर ये बात करें यहां, तो यहां आप ये कह सकते हैं बिलो एंड अबाउ द नोड इंटरकैलरी मेरिस्टेम की प्रेजेंस होती है। जो एपिकल मेरिस्टेम के ही बचे हुए पार्ट होते हैं या रिमेन्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम ही होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और एक स्टूडेंट्स आप कहते हैं ऐसे लेटरल पोजीशन पर मेरिस्टेम होते हैं जो इस प्लांट के डायमीटर में, प्लांट ऑर्गन के डायमीटर में इंक्रीज को लाते हैं। इनको आप कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम भी प्लांट एक्सिस में इलोंगेशन करवा रहा है, आप ये कह सकते हैं लेंथ वाइज इंक्रीज करवाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो भी स्टेम एक्सिस का या किसी पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन की एक्सिस का इलोंगेशन करवा रहा है। लेकिन लेटरल मेरिस्टेम जो है, ये लेटरल मेरिस्टेम आप कह रहे हैं ये लीड करवा रहा है इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ प्लांट। डायमीटर इंक्रीज को ये लीड करवा रहा है। ये ऊपर की तरफ मैंने एरो लिखा है, इसका मतलब डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी एक परफेक्ट लोकेशन और पोजीशन है। इस कारण से प्लांट्स में होने वाला जो ग्रोथ है वो स्टूडेंट्स होता है डायरेक्शनल। क्लियर? तो पॉइंट आप मेंशन करें, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज द प्लांट्स ग्रो इंडिपेंडेंटली, द प्लांट्स ग्रो अनलिमिटेड, so the growth in plants is indeterminate, and this growth in plants is also directional. ग्रोथ कैसी है प्लांट्स में? डायरेक्शनल। कैसा ग्रोथ कहा जाएगा? डायरेक्शनल। प्लांट का जो ग्रोथ है उसको स्टूडेंट्स कहा जाएगा डायरेक्शनल। जबकि एनिमल्स में अगर आप कंपेयर करें, कोई परफेक्ट पोजीशन नहीं है। आप जानते हैं हम तो कहीं से भी बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, डिफिगर्ड जब होते हैं तो कहीं कहीं से भी हम बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली जो एनिमल्स का ग्रोथ है, उन एनिमल्स में होने वाला जो ग्रोथ है वो डिफ्यूज्ड टाइप का होता है। एनिमल्स की जो ग्रोथ है ये आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स, कैसी होगी? डिफ्यूज्ड। और डिफ्यूज होने के साथ साथ ऑब्वियस है आप इसको कहेंगे नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो डिफ्यूज्ड है, नॉन डायरेक्शनल है। प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की एक स्पेसिफिक पोजीशन और लोकेशन है, इसलिए यहां होने वाला जो ग्रोथ है वो आप कह सकते हैं डायरेक्शनल है। इसी के साथ प्लांट्स की जो ग्रोथ है, प्लांट्स ग्रोथ, ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं थ्रू आउट लाइफ स्पान जो है वो ऐड करती रहती है। इस ग्रोथ को आप कहेंगे ओपन। द प्लांट ग्रोथ इज एग्जैक्टली एंड ऑलवेज द ओपन। ठीक है, ओपन क्यों कहा गया? एक और थोड़ा सा परफेक्ट एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। वो कह रहा है न्यू सेल्स जो है वो प्लांट बॉडी में ऑलवेज ऐड की जाती रही हैं या ऑलवेज ऐड कर दी जाती हैं। बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स ग्रोज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अब प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ स्पैन ग्रोथ चलता रहता है। तो देखिए प्लांट्स में आपको कहा जा रहा है मेरिस्टेम्स हैं, और इन मेरिस्टेम्स की जो प्रेजेंस है ग्रोज
थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, थ्रू आउट लाइफ स्पैन, मतलब इनिशिएशन से लेकर फाइनली डेथ तक प्लांट ग्रोथ करता है। तो इस केस में आप कहेंगे न्यू सेल्स और टिश्यूज एडेड, ऑलवेज ऐड किए जाते रहें, इसलिए जो ग्रोथ है प्लांट का वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, ओपन टाइप का हो जाएगा। क्लियर? जबकि एनिमल्स में अगर आप देखेंगे तो लाइफ स्पैन की कुछ परफेक्ट स्टेजेज हैं, परफेक्ट फेजेज हैं, उसी में आप कह सकते हैं वहां क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, परफेक्ट स्टेजेज और परफेक्ट फेजेज में ही स्टूडेंट्स वहां ग्रोथ होता है। क्लियर है? अब इसके बाद एक आपके पास जो दे रखा है वो कंप्लीट है। प्लांट एक्सिस की ग्रोथ को थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो इनडिटरमिनेट ग्रोथ की बात कर रहा है, एनाटॉमी से कोरिलेट करता है टॉपिक ये। प्लांट एक्सिस में जो ग्रोथ है उसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ ग्रोथ फिजियोलॉजी में एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ स्टूडेंट्स आपको बताया है कि कैसे प्लांट्स में ग्रोथ होती है। तो वहाँ सेकेंडरी टिश्यू लेवल तक को यहाँ आपसे डिस्कस किया गया है, इसलिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये प्लांट एक्सिस है कोई, अंडरग्राउंड पार्ट और अबव ग्राउंड पार्ट हम मान लेते हैं। यहां आप कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम, और स्टूडेंट्स एपिकल मेरिस्टेम की प्रेजेंस जो होगी वो दोनों जो एंड हैं वहां होगी। यहां भी आप कहेंगे रूट जो है, यहां भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर? अब जो सूट अपेक्स और रूट अपेक्स है, इसको आप कहेंगे ये जो है वो बनाएगा सूट अपेक्स और ये बना रहा है रूट अपेक्स। अब इसके बाद अगर आप देखें तो सेंट्रल रीजन में यहां एक डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सेंट्रल रीजन है, इस सेंट्रल रीजन में तो कहीं से भी आप कनेक्ट कर लीजिए, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी आपको मिलेगी। ये वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो स्ट्रैंड बनाती है, वैस्कुलर स्ट्रैंड, जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन ये करती है। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। अब देखिए ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये आप कह सकते हैं पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी फॉर्मेशन का होता है। जैसे डाइकोट स्टेम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां आपको ये बताया गया कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है उसमें एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली रूट और सूट अपेक्स पर ग्रो करता है। अब स्टूडेंट्स इसमें लेटरल मेरिस्टेम जो होगा वो इस तरीके से डायमीटर इंक्रीज करेगा, जबकि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्लांट को लेंथ वाइज इंक्रीज करवा देगा। तो देखिए ये लेंथ वाइज इंक्रीज, ये एक्सिस में जो इंक्रीज होता है लेंथ वाइज उसको आप प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ये जो इंक्रीज इन डायमीटर है, इंक्रीज इन डायमीटर है, इसको स्टूडेंट्स आप सेकेंडरी ग्रोथ कह देते हैं। जहां तक वैस्कुलर कैम्बियम आपको दिया गया है, अगर उसकी ग्रोथ को हम जज करें तो देखिए थोड़ा सा एनाटॉमिकल सेक्शन पे आपको आना पड़ेगा। डाइकोट स्टेम है ये, इस डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स की प्रेजेंस इस तरीके से होती है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, इनसाइड यहां जाइलम की प्रेजेंस होगी और आउटसाइड स्टूडेंट्स फ्लोएम यहां प्रेजेंट होगा। इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम यहां इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। अब ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी टिश्यू है जो पहले से यहां प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब स्टूडेंट्स जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट में तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से इस तरीके से ये कैम्बियम कनेक्ट कर जाती है, ये कनेक्टिविटी बन जाती है और इसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर
कैम्बियम। क्लियर? ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये दोनों मिलाकर कही जाती हैं वेस्कुलर कैम्बियम और वीसी। और इसी वेस्कुलर कैम्बियम को स्टूडेंट्स यहां दे रखा है। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, इसका फॉर्मेशन अगर आप देखें तो आप देखिए प्राइमरी टिश्यू भी इसमें प्रेजेंट है इंट्रा, और सेकेंडरी टिश्यू इसमें प्रेजेंट है इंटर। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, इन ऑरिजिन। ठीक है, जबकि फंक्शन जो है वो सेकेंडरी ही करेगी। तो ओवरऑल ये जो कंप्लीट एक रिंग है, ये कंप्लीट जो रिंग स्टूडेंट्स बनेगी, इस कंप्लीट रिंग को मैं कह रहा हूं, ये कंप्लीट रिंग क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम, जिसको आपने कहा पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। और ये प्लांट में कंटिन्यूसली डायमीटर में इंक्रीज करती रहती है। तो लेंथवाइज इंक्रीज तो करते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और द रिमेन्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम जो क्या है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और डायमीटर में इंक्रीज करते हैं लैटेरल मेरिस्टेम जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये किसका एग्जाम्पल हुआ? दिस वेस्कुलर कैम्बियम इज द एग्जाम्पल ऑफ लैटेरल मेरिस्टेम। ये स्टूडेंट्स लैटेरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल हुआ। क्लियर? तो ये देखिए जो ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको दे रखे हैं उसमें एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है, जनरली द ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट। उसके बाद अगले पे आते हैं द ग्रोथ इज मेजरेबल। सेकंड पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, आपने नोट किया होगा सारा। ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, देखिए किसी पर्टिकुलर लीफ के सरफेस एरिया में इंक्रीज हुआ तो आप मेजर कर सकते हैं, किसी प्लांट की एक्सिस में इंक्रीज हुआ लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन जब हुआ तो पॉलन ट्यूब इलोंगेट हुई, आप लेंथ वाइज जो इंक्रीज है उसको मेजर कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर सेल का, या फिर आप ये कह सकते हैं जो फ्रूट है, जैसे वाटरमेलन का एग्जांपल आपको दे रखा है, उसका साइज में जो इंक्रीज है, वॉल्यूम में जो इंक्रीज है, उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो यहां कहा गया ग्रोथ इज द मेजरेबल। सेकंड पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं ग्रोथ इज मेजरेबल। देखिए कैसे कैसे ग्रोथ मेजर की जा सकती है मेजरेबल। सो देयर आर द पैरामीटर्स टू मेजर, और ये पैरामीटर्स क्या हैं ये आपको पढ़ने। इससे पहले हम बात करेंगे किसी एक सेल में जो ग्रोथ हुआ उसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए ग्रोथ एट सेलुलर लेवल। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, आपसे ये कह दिया जाए कि सेल के लेवल पर ग्रोथ हुआ, क्या कहेंगे? ग्रोथ इज एट सेलुलर लेवल इज द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। अगर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है तो वो क्या है? ग्रोथ एट सेलुलर लेवल। ठीक है, सेलुलर लेवल पर इंक्रीज आना, सेल के साइटोप्लाज्म में इंक्रीज आना, सेल के लेवल पे ग्रोथ है। जैसे सेल जब डिवाइड होती है या डिवीजन जब सेल करती है तो आप जानते हैं उसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है। तकरीबन आप ये कह सकते हैं डिवीजन का जो प्रोसेस है उसमें न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो रीडिफाइन होते हैं। सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा है, साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है ये स्टूडेंट्स फिर से डिफाइन होते हैं, ऐसा ही होता है। तो इधर वापस आइए आप, पैरामीटर्स टू मेजर क्या क्या हो सकता है। देखो सबसे पहली बात आपने सेल के लेवल पे लिख लिया है। अब जैसे मैं एरिया एक एग्जांपल लूं, ए सरफेस एरिया या एरिया अगर आपको मेजर करना है, इस केस में किसी लीफ का सरफेस एरिया आप ले सकते हैं। लीफ सरफेस एरिया, और लीफ के सरफेस एरिया में आने वाला इंक्रीज स्टूडेंट्स ग्रोथ होगा। ठीक है, इसके बाद आप कहेंगे जो वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स हैं उनमें वेट लिया जा सकता है बी। जो बायोमास इंक्रीज की हम बात करते हैं
वो स्टूडेंट्स वेट हो सकता है, और ये फ्रेश वेट और क्या होगा, ड्राई वेट। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसमें जो ड्राई वेट है वो एग्जैक्टली ऑर्गेनिक मैटर के इंक्रीज को बताता है। प्लांट्स में होने वाला जो ऑर्गेनिक कंटेंट या ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज है, ये ऑर्गेनिक मैटर के इंक्रीज को स्टूडेंट्स बताता है। तो इसमें जो मोस्ट फेवरेबल है, मतलब हम अगर परफेक्ट जानना चाहते हैं तो हमें फ्रेश वेट के बजाय ड्राई वेट को कंसीडर करना चाहिए। एनसीईआरटी में कई जगह लिखा है, कई जगह आपको मिल जाएगा। जहां इकोसिस्टम दे रखा है इकोलॉजी में, वहां भी ये डिस्कस आपसे किया गया, इट इज द बेस्ट मेजर। फ्रेश वेट में आप ये कह सकते हैं वहां एग्जैक्टली कंप्लीट प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट या वोटर के साथ आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर को मेजर किया जाता है। तो बायोमास जो है उसको वेट के फॉर्म में आप स्टूडेंट्स मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ सेल्स, अगला सी एक मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स जो है इसमें आपको एक एग्जांपल दिया गया, रूट अपेक्स जो है मेज प्लांट का, रूट अपेक्स ऑफ मेज, जिया मेज, इसमें 17,500 सेल्स पर आवर ऐड कर दी जाती हैं, ये इंक्रीज आता है, इतनी सेल्स बढ़ जाती हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स जो है इनको भी स्टूडेंट्स आप इंक्रीज में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, साइज की बात अगर करी जाए, अगला रेफरेंस में लिख रहा हूं डी, साइज। तो अगर साइज को आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे वाटरमेलन आपको दे रखा है और इसका साइज इनिशियल स्टेट जो है, द साइज इंक्रीज बाय अप टू, द साइज ऑफ द वाटरमेलन इंक्रीज बाय, सॉरी, आपको साइज का इंक्रीज यहां डिस्कस करना था, इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स, इतना इंक्रीज इसके साइज में आ सकता है इनिशियल स्टेट से अगर आप देखें। तो ये अगला पैरामीटर जो है वो आपके पास क्या है, साइज का है। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे लेंथ की बात हम कर सकते हैं, ई लेंथ। तो लेंथ को अगर आप डिस्कस करें तो जैसे मान लीजिए ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और स्टूडेंट्स जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, elongating pollen tube, elongating pollen tube, ये pollen tube बनाता है। तो एग्जैक्टली इस केस में आप ये कह सकते हैं, हम यहां से लेंथ को मेजर कर सकते हैं, pollen tube elongation, pollen tube elongation। इसके अलावा प्लांट की लेंथ, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, प्लांट एक्सिस लेंथ को मेजर किया जाता है और आर्क ऑक्सेनोमीटर, प्लांट एक्सिस लेंथ, और इसके लिए आर्क ऑक्सेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू प्लांट एक्सिस की ग्रोथ को स्टूडेंट्स मेजर कर लिया जाता है। तो ये ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है, आप ये कह रहे हैं ग्रोथ इज मेजरेबल, और ग्रोथ को मेजर करने के लिए पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट पैरामीटर आपने लिया सरफेस एरिया, लीफ का एग्जांपल लिया, सेकंड पैरामीटर आपने लिया बायोमास, थर्ड पैरामीटर आपने स्टूडेंट्स लिया नंबर ऑफ सेल्स, फोर्थ पैरामीटर आपके पास था साइज, फिफ्थ पैरामीटर आपने लिया लेंथ, और इन सबसे पहले जो प्रिंसिपल पैरामीटर है द ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, या फिर आपने न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की फिर से डिफाइन होने की बात की है। जब सेल डिवाइड होती है तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो फिर से आप ये कह सकते हैं डिफाइन होते हैं। सो इट इज एग्जैक्टली द प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज, प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ऊपर की तरफ जो मैं एरो लगा रहा हूं ये इंक्रीज को इंडिकेट करता है। तो ये स्टूडेंट्स
ग्रोथ जो है मेजरेबल है, ये स्टेटमेंट क्लियर होता है। अगला हमें दे रखा है फेजेज ऑफ ग्रोथ, तो हम बात करेंगे फेजेज ऑफ ग्रोथ। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हम फेजेज ऑफ ग्रोथ। फेजेज ऑफ ग्रोथ, देखिए इससे पहले आपने डिस्कस किया द ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, और उससे पहले आपने बात की थी द ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट। तो जितने सारे रेफरेंसेज एनसीईआरटी के हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फेजेज ऑफ ग्रोथ, जब ग्रोथ होती है तो कौन से फेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं, उनको आप डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए मेनली 3 phases आर देयर, मेनली 3 phases आर देयर, और ये जो फेजेज हैं इसमें फर्स्ट वन आप कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज स्टूडेंट्स, जो ऑर्गन है उसके अपेक्स पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, और वो जो मेरिस्टेम है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होगा, डिफरेंशिएट होगा। देन आप कहेंगे इलोंगेशन फेज, और थर्ड आप कहेंगे मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में सेल आने के बाद वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट टिश्यू के फॉर्म में ये फाइनली स्टेब्लिश हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो इसको आप कह रहे हैं फेजेज ऑफ ग्रोथ। इनको वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले रूट अपेक्स का एक डायग्राम मैं बना रहा हूं। ये आप कह सकते हैं रूट अपेक्स पर रूट कैप की प्रेजेंस है। ये स्टूडेंट्स एपिडर्मल आउटग्रोथ जो होता है रूट्स में, जिनको आप कहते हैं रूट हेयर, ठीक है। ये जो जोन होगा इसको आप बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन। उसके बाद में आप कहेंगे इलोंगेशन जोन, देन आप कहेंगे मैच्योरेशन जोन, ठीक है। ये फिगर आपके सामने है रूट अपेक्स। अब देखिए यहां सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक जोन है उसमें सेल्स डिवीजन करती हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होती है मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल्स। तो आप मेरिस्टेमेटिक जोन की जो सेल्स हैं उनको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आप कहेंगे प्रेजेंट ऑन both shoot apex and root apex, इन दोनों पे प्रेजेंट होंगी। कैरेक्टराइज की जाती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, आप कहेंगे डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, dense cytoplasm and prominent nucleus, ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट होगा। इसका सीधा मतलब हम ये कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो हाई होगा, न्यूक्लियो प्रोटोप्लाज्मिक रेशियो हाई होगा, प्रोटोप्लाज्म ये आप कह सकते हैं हाई होगा। उसके ठीक बाद आप ये कहेंगे यहां सेल वॉल की जो प्रेजेंस है, देखिए सेल वॉल, इसमें आप कहेंगे पेक्टोसेलुलोजिक होती है सेल वॉल, लेकिन पेक्टोसेलुलोजिक में पैक्टीन का जो कम अमाउंट है, पैक्टीन का जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो काफी कम रहेगा। इनिशियली सेलुलोज ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि पैक्टीन की प्रेजेंस आ जाने के बाद ये रिजिड हो जाती है। तो बेसिकली यहां आप कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होगी। सेल वॉल की थिकनिंग और थिकनेस जो है वो अभी यहां नहीं बढ़ेगी। उसके बाद जैसे ही सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट होगी उसके बाद आप ये कह सकते हैं फर्दर उसकी थिकनेस बढ़ेगी।
अगली एक और इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी लिखती है, देखो ये हमें डाउट रहता है जनरली, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्टिविटी, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा, या फिर आप कह सकते हैं अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्टिविटी इन बिटवीन सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बीच, ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बीच अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्टिविटी होती है। जहां प्लाज्मोडेस्मेटा होता है आपको पता है, सेल ए और सेल बी, अगर मैं दो काउंट यहां करूं तो आप ये कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल ऑफ सेल ए, प्राइमरी सेल वॉल ऑफ सेल बी एंड द मिडल लैमेला इज एब्सेंट, ये यहां एब्सेंट होता है। तो ये जो कनेक्टिविटी बनाने वाला स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी बनाता है, ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के फॉर्म में ये कहा जाता है, इसको आप कहेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में अबंडेंस होती है, अबंडेंटली ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके ठीक बाद आप कहेंगे, अगले उस पे आते हैं, जस्ट प्रॉक्सिमल ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक जोन इलोंगेशन जोन होगा। तो देखिए ये हटा देता हूं यहां से और इनकी डिटेल लिख देता हूं। तो अगला आप कहने स्टूडेंट्स इलोंगेशन जोन, ये हुआ फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेरिस्टेमेटिक जोन में। सेकंड आप कह सकते हैं इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन कहां होगा तो आप ये कहेंगे जस्ट नेक्स्ट टू द टिप, प्रॉक्सिमल और जस्ट नेक्स्ट टू टिप, जो टिप पार्ट है उससे ठीक आगे वाला जो जोन है उसको आपने कहा इलोंगेशन जोन, ठीक है। उसके ठीक बाद स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं यहां वैक्यूलराइजेशन होगा, सेल एनलार्जमेंट होगा, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होगा। जो स्पेसिफिक चेंजेज है, इन चेंजेज पे फोकस करिए आप। देखो सबसे पहले आप कहेंगे सेल वॉल डिपोजिशन, और इसमें भी आप कहेंगे न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। फर्स्ट न्यू सेल वॉल डिपोजिशन मींस आपने भी कहा था प्राइमरी सेल वॉल यहां प्रेजेंट होती है, पैक्टिन का अमाउंट कम होता है, पैक्टोसेलुलोजिक सेल वॉल बेसिकली प्लांट्स में होगी, प्लांट सेल्स में होगी, तो यहां डिपोजिशन बढ़ेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी सेल वॉल की तरफ ये जाएगा, तो न्यू सेल वॉल डिपोजिशन जो है वो स्टूडेंट्स यहां आपको देखने को मिलेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, वैक्यूलेशन जो है, ये वैक्यूलेशन कह रहा है एनसीईआरटी में लिखा गया है इंक्रीज होगा। एग्जैक्टली होता यही है कि जो इलोंगेशन का प्रोसेस आता है उसी में सेल डिफरेंशिएट होते हुए वैक्यूलराइजेशन करती है, वैक्यूल फॉर्मेशन करती है। इन फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के बाद एक पूरा सीक्वेंस में आपसे डिस्कस करने वाला हूं डिफरेंशिएशन का। तो वैक्यूलेशन वहां इंक्रीज होता है, और साथ में कहा गया है सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट, सेल्स जो हैं वो अपना साइज आप कह सकते हैं बढ़ाती हैं, सेल्स में एनलार्जमेंट आता है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इसके। और उसके ठीक बाद अगर आप देखें तो अगला फेज आता है मैच्योरेशन का, ठीक है। मैच्योरेशन में एनसीईआरटी कैरेक्टराइज कर रही है, देखिए मैच्योरेशन अगर हुआ तो सेल्स अब परमानेंट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होंगी। जैसे जहां रूट हेयर्स प्रेजेंट हैं वहां अब मैं मेंशन कर सकता हूं जाइलम कैविटी बनेगी, क्योंकि जाइलम आप जानते हैं स्टूडेंट्स कंडक्टिंग एलिमेंट है और ये परमानेंट टिश्यू है, डेड स्ट्रक्चर्स ये हो जाती हैं, अपवर्ड मोमेंट में वाटर का कंडक्शन ये करवाते हैं, तो ये परमानेंट टिश्यू मैच्योरेशन हो जाएगा सेल्स का, उसके बाद ही बनेगा। तो जो मैच्योरेशन जोन है इसमें आप कह सकते हैं थर्ड मैच्योरेशन के लिए मैं लिख रहा हूं मैच्योरेशन जोन, इसमें आप कहेंगे सेल्स अटेन देयर मैक्सिमम साइज, ये एनसीईआरटी ने मेंशन करके दिया है आपको, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल्स अटेन देयर मैक्सिमम साइज।
इलोंगेट हो गई थी सेल्स, इलोंगेशन के बाद अब वो मैच्योर हो रही हैं, तो अब मैच्योरेशन में वो अपना मैक्सिमम साइज जो है उसको अटेन कर लेती हैं, जितना मैक्सिमाइज हो सकती हैं उतना वो हो जाती हैं। क्लियर है? उसके बाद यहां आप मेंशन कर सकते हैं सेल वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। सेल वॉल थिकनिंग, सेल वॉल थिकनिंग ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और साथ में स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? सेल फाइनली आप ये कह रहे हैं परमानेंट स्टेज में जा रही है, और इवन हाईली डिफरेंशिएटेड जो होती हैं वो तो डेड भी हो जाती हैं, जैसे जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं वो डेड हो जाते हैं, तो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट कंपैरेटिवली अब कम हो जाएगा। इनिशियली आपने कहा था डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो हाई है, यहां आते आते आप ये कहेंगे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो जाएंगे। इवन मैच्योरेशन जोन के बाद जो मैच्योर और परमानेंट सेल्स हैं, वो परमानेंट सेल्स बहुत सारी जो डेड हैं उनमें प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवॉल्व कर दिया जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट की स्टूडेंट्स उसमें प्रेजेंस नहीं होती है। तो ये एक तरीके से आपके पास जो फेजेज ऑफ ग्रोथ एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं वो तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ एक सीक्वेंस हम बनाएंगे जिससे हम इसको और अच्छा समझ सकें, जिसमें आपको एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन दे रही है। तो यहां से आप क्लियर करें फेजेज ऑफ ग्रोथ। हियर द थ्री फेजेज आर द फेजेज ऑफ द ग्रोथ। फर्स्ट वन आपने कहा मेरिस्टेमेटिक फेज और मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके बाद में सेकंड आपने इलोंगेशन फेज और इलोंगेशन जोन कहा, और थर्ड आपने मैच्योरेशन जोन कहा। अब मैं परफेक्ट सीक्वेंस पे आ रहा हूं कि किस तरीके से ये सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हुए डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं, किस तरीके से फंक्शनल डिटर्मिनेशन होता है, और उसके बाद इसी के जो नेक्स्ट पॉइंट्स आपको जो दे रखे हैं वो हैं ग्रोथ रेट्स और कंडीशन फॉर द ग्रोथ, इनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पहले मैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन पे आ रहा हूं, जिससे कनेक्ट हम कर पाए। देखो इनिशियली जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होती हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे। और जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो प्राइमरी प्लांट बॉडी बेसिकली बनाते हैं। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी में कैसे इनका एग्जिस्टेंस होता है, थोड़ा सा एनाटॉमिकल रेफरेंस भी आपको यहां पुट करना है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हम स्टडी कर ही रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स टाइटल आप लिख लीजिए डिफरेंशिएशन। क्लियर? डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, ये एक्टिविटीज आपको यहां डिस्कस करनी है। तो देखो इनिशियली आपके पास सेल्स जो है ये मैं कह सकता हूं यहां से प्रोमेरिस्टेम होता है। ठीक है, ये जो प्रोमेरिस्टेम है स्टूडेंट्स, इन प्रोमेरिस्टेम से ही प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है जिसको आप कहेंगे पीएमटी। क्लियर? प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन प्रोमेरिस्टेम्स में या प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में स्टूडेंट्स डिवीजन होता है, एक वर्ड मैंने लिखा है डिवीजन, और ये जो डिवीजन है इससे आप ये कहेंगे सबसे पहले फॉर्मेशन होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्लियर? अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये सेल जो है वो डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने वाली है। जब परमानेंट टिश्यू में ये कन्वर्ट होती है, जो चेंजेज है वो क्या क्या होते हैं? तो अभी आपने कहा आपके पास फेजेज आते हैं, ये तो मेरिस्टेमेटिक जोन और मेरिस्टेमेटिक फेज रहा। इस प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं उसमें आपने कहा डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस।
प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है? डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस स्टूडेंट्स, ये आप कह रहे हैं प्रो मेरिस्टेम से जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना, इसको इन शॉर्ट आप लिखते हैं पीएमटी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो चेंजेज हैं वो क्या है। तो एक आपने कहा इलोंगेशन होगा, तो मैं यहां से कह सकता हूं इन सेल्स में इलोंगेशन आया या इलोंगेशन फेज इनका आया। इलोंगेशन फेज के साथ साथ ये फाइनली मैच्योरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इलोंगेशन और मैच्योरेशन जब आ रहे हैं तो यहाँ चेंजेज क्या हो रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूलराइजेशन। वैक्यूलराइजेशन ये स्टूडेंट्स इसको आप बोल सकते हैं वैक्यूल फॉर्मेशन। तो इससे पहले की जो सेल्स थी ये वैक्यूल होल्ड नहीं करती हैं, मतलब जो पीएमटी या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनमें आप देखिए डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में कंटेंट डेंस है, लेकिन वैक्यूल की प्रेजेंस यहां नहीं है। और वैक्यूल की प्रेजेंस यहां नहीं है मींस किसी भी तरीके से स्टोरेज का फंक्शन ये नहीं करती हैं। आप ये कहेंगे ये जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और पीएमटी है ये कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड है। इसको कहा जाएगा कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, अब कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म और टिश्यू में स्टूडेंट्स इलोंगेशन और मैच्योरेशन का प्रोसेस हो रहा है। इलोंगेशन और मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है उसमें स्पेसिफिकली जो चेंज है वो है वैक्यूलराइजेशन। ठीक है, वैक्यूलराइजेशन एग्जैक्टली वैक्यूल फॉर्मेशन है। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं सेल एनलार्जमेंट, और एनलार्जमेंट के साथ साथ जो एक और चेंज आप कहेंगे वो आप कहेंगे वैक्यूल फॉर्मेशन हुआ, सेल एनलार्ज हुई और सेल के प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है उसमें मॉडिफिकेशन हुआ। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। क्लियर? तो देखिए ये चेंजेस होने से यहां जो ग्रुप ऑफ सेल्स बना ग्रुप ऑफ सेल्स जो बना इनमें वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। आप जानते हैं प्लांट सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल वहां प्रेजेंट होती है। तो ऑब्वियस है जब वैक्यूल यहां प्रेजेंट होगी जो प्लांट सेल्स में अप टू 90% तक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, तो हम ये कह सकते हैं जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो हैं वो फिर से डिफाइन होंगे। इनमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो स्टूडेंट्स फिर से डिफाइन होंगे। ये आप कहेंगे वैक्यूलराइजेशन होने के बाद परमानेंट सेल्स। वैक्यूल ठीक है, तो ये देखिए परमानेंट टिश्यू बना। ड्यूरिंग दिस जो चेंजेस हुए उनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर और कैरेक्टरिस्टिक चेंज है। आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं एनाटॉमिकल रेफरेंस और डिफरेंशिएशन की अगर बात करूं तो आपसे ये पूछा जा सकता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट टिश्यूज द स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस, तो आपका आंसर होना चाहिए वैक्यूलराइजेशन। यहां सेल्स में वैक्यूल नहीं था, आपने कहा कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड थी, किसी तरीके के स्टोरेज का फंक्शन ये नहीं कर सकती थी। ये आपने कहा डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, और डिफरेंशिएटेड होने का मतलब फंक्शनल डिटर्मिनेशन इनका हो गया है, और डिफरेंशिएटेड होने का मतलब फंक्शनल डिटर्मिनेशन अगर हो गया है तो ये क्या कर सकती हैं? स्टोरेज कर सकती हैं। इसके साथ साथ आपको स्टूडेंट्स ये भी क्लियर होगा यहाँ मेरिस्टेमेटिक फॉर्म जो होती है उसमें प्लास्टिड्स की प्रेजेंस नहीं होती है, और अगर होती है तो प्रोप्लास्टिड्स फॉर्म्स वहां प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ प्रोप्लास्टिड्स के बजाय प्लास्टिड्स की प्रेजेंस होगी। और ऐसा होने से ये अब अगली एक्टिविटी जो कर पाएंगी वो होगा फोटोसिंथेसिस। तो यहां जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या पीएमटी के डिफरेंशिएशन से जो बन के आया
उसको आप कहेंगे पीपीटी। ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है स्टूडेंट्स, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को हम कहेंगे पीपीटी, जो अब डिफरेंशिएटेड फॉर्म है। क्लियर? तो देखिए, मैंने भी आपको कहा था दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे ये पूछा जाए कि अनडिफरेंशिएटेड जो मेरिस्टेमेटिक फॉर्म है उससे डिफरेंशिएटेड परमानेंट टिश्यू अगर बने तो जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज है वो क्या है, तो आप कहेंगे वैक्यूलराइजेशन। और दूसरा, इसी वैक्यूलराइजेशन का रेफरेंस लेते हुए आपसे ये पूछे इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तब आपको कहना है दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन फेज। जब सेल का इलोंगेशन फेज आता है तब आप ये कह सकते हैं वैक्यूलेशन जो है वो इंक्रीज होता है, वैक्यूल फॉर्मेशन के साथ साथ वैक्यूल इंक्रीज होती है। तो ये स्टूडेंट्स प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना। अब देखो, कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म से डिफरेंशिएटेड फॉर्म बन रही है, तो ऑब्वियस है ये जो स्टेज है जो इलोंगेशन और मैच्योरेशन दोनों को इंक्लूड कर रहा है, इसको मैं कह सकता हूं ये हुआ डिफरेंशिएशन। तो देखो, अब इसकी नंबरिंग हम कर लेते हैं। फर्स्ट जो मैंने यहां लिखा था एक्टिविटी डिवीजन, प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनते टाइम डिवीजन हुआ, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना, तो आपने कहा स्टूडेंट्स क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। अब ये जो पीपीटी बन चुका, डिफरेंशिएटेड टिश्यू बन चुका, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन चुका, जिसको आप पैरेन्काइमा भी कहते हैं। प्लांट्स में बनने वाला सबसे पहला डिफरेंशिएटेड टिश्यू जो है वो क्या है, पैरेन्काइमा। ठीक है, देखिए पैरेन्काइमा हो या प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हो, ये टेम्परेरी अपने डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं, ऐसा एनाटॉमिकल फीचर होता है प्लांट्स का। बट एज पर रिक्वायरमेंट वो फिर से डिफरेंशिएट होते हैं। अगर प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ में जाना चाहता है तो यही जो पीपीटी है, यही जो परमानेंट टिश्यू है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एसएमटी, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जब ये कन्वर्ट होंगे एसएमटी ये बनाएंगे, तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हो सकते हैं, जैसे देखिए वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, और आप कहेंगे कॉर्क कैम्बियम। ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फॉर्म में एक्ट करते हुए सेकेंडरी ग्रोथ करवा देती हैं। पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लैटेरल मेरिस्टेम होते हैं। कैसे फॉर्मेशन होता है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये डाइकोट स्टेम का जो स्टेलर रीजन है उसका डायग्राम मैं बना रहा हूं, जिसमें आप ये कहेंगे ये आपके पास जाइलम और फ्लोएम को होल्ड करते हुए, जाइलम और जो फ्लोएम है उसको होल्ड करते हुए ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। इन वेस्कुलर बंडल्स में ये जो एक स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, और इनके बीच में आप कहेंगे स्टूडेंट्स यहां प्रेजेंट हैं पैरेन्काइमेटा सेल्स, जो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये आप कह रहे हैं जो ब्लू से मैंने रिप्रेजेंट की ये पीपीटी है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ये वेस्कुलर बंडल है। इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, अब इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में आप ये कहेंगे एक स्ट्रिप डेवलप होती है प्लांट जब सेकेंडरी ग्रोथ करता है, और ये स्ट्रिप अल्टीमेटली ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है इससे कनेक्ट कर जाती है। तो एक तरीके से ये जो रेड से आपने बनाया ये हुई इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, सॉरी ये स्टूडेंट्स हुई इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इस तरीके से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर जो है वो बना देती हैं वेस्कुलर कैम्बियम, वीसी। ये वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं।
ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो एक कंप्लीट रिंग बन गई है। अब इसमें आप ध्यान देने की बात ये है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे बना? पीपीटी से। तो ये देखिए पीपीटी आपके पास ये प्रेजेंट था, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, इस पीपीटी से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एग्जैक्टली क्या है? एसएमटी, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बनना या इसका जो फॉर्मेशन है वो आपके पास अगली एक्टिविटी है जिसको आप कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मीन्स क्या हुआ? पहले आप ये कह पा रहे थे अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म था, वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। डिफरेंशिएटेड फॉर्म जो था वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू था। अब इस डिफरेंशिएटेड फॉर्म को सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए प्लांट में फिर से डिवीजन करना पड़ा या फिर से डिफरेंशिएट होना पड़ा, जबकि एग्जैक्टली होता क्या है? टेम्परेरली द प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, डिवीजन की कैपेसिटी वो लॉस कर देते हैं, बट एज पर रिक्वायरमेंट वो जो है वो फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं। तो इस प्रोसेस को आपने कहा डी डिफरेंशिएशन। अब यहां जो डी डिफरेंशिएशन हो चुका तो एसएमटी या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गए। इन सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्टूडेंट्स आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा एसपीटी, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्लियर? ये जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज हैं ये क्या हो सकते हैं? तो आप ये कहेंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में आपको मिलेगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। इससे पहले प्राइमरी मेडुलरी रेज थी। ये जो पीपीटी मैंने बनाया है, ये जो रेडियल अरेंजमेंट शो कर रही हैं, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, पीपीटी होती हैं। इन पीपीटी से अब क्या बन गया? एसपीटी। ठीक है, पीपीटी से एसपीटी बनाने के लिए सबसे पहले बीच में क्या बनाना पड़ा? एसएमटी। ठीक है, ये पीपीटी थी, इनसे एसएमटी बना और एसएमटी से अब बन गया एसपीटी, सेकेंडरी मेडुलरी रेज है। इसके अलावा आप कह सकते हैं ये तो देखिए बनते हैं वेस्कुलर कैम्बियम से बाय वीसी, और उसके अलावा आप कह सकते हैं कॉर्क सेल्स जो आउटसाइड होती हैं, एपिडर्मल आउटसाइड डेड सेल्स हो जाती हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सब स्टूडेंट्स बनता है बाय सीसी, कॉर्क कैम्बियम। तो प्लांट में जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती है, और कॉर्क कैम्बियम कॉर्क सेल्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास है, इसको आप एसपीटी कहते हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो देखिए एक्टिविटी क्या हुई? द एक्टिविटी नंबर 4, दैट इज द रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन मींस क्या हुआ? देखिए जो आपके पास फाइनल स्टेटस था पीपीटी से क्या बन गया था? एसएमटी। ये एसएमटी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डी डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, ये जब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनाता है तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो देखो सीक्वेंस पकड़ो आप। अब हम ये कह रहे हैं प्रोमेरिस्टेम डिवीजन प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से डिफरेंशिएशन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डी डिफरेंशिएशन सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रीडिफरेंशिएशन सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, प्रोमेरिस्टेम डिवीजन पीपीटी, पीएमटी, पीएमटी में डिफरेंशिएशन हुआ तो पीपीटी, पीपीटी में डी डिफरेंशिएशन हुआ तो एसएमटी, और एसएमटी में रीडिफरेंशिएशन हुआ तो आपके पास बन गया फाइनली एसपीटी। ये जो है वो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो एनसीईआरटी ने आपको ये कंप्लीट दे रखा है, और इस डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन की एक्टिविटी में कुछ स्टेटमेंट्स भी लिखे हैं, उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। आप ये सारा एक बार नोट कर लें। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब इसके रेफरेंस में जो एनसीईआरटी में दे रखा है मैटर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 245 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 245 में पढ़ रहा हूं, 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, पेज नंबर 245, यहां लिखा है द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द रूट एपिकल एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम से जो सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं, ये जो सेल्स हैं वो मैच्योर होती हैं और अपने फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। मैं पहले ही आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता रखा है। वैसे डिफरेंशिएशन जो टर्म है दैट इंडिकेट्स द फंक्शनल डिटरमिनेशन ऑफ ए सेल,
किसी भी एक पर्टिकुलर सेल का जो फंक्शनल डिटर्मिनेशन है वो फंक्शनल डिटर्मिनेशन स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन कहा जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल टू फॉर्म ए ट्रेकियरी एलिमेंट, ट्रेकियरी एलिमेंट का मतलब यहाँ जाइलम की ट्रैकेट्स और वेसल से है, द सेल वुड लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म। देखिए डिफरेंशिएट होते होते फंक्शनल डिटर्मिनेशन होते होते फाइनली सेल डेड हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म अपना डिवॉल्ड कर देती है। ये मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था। देखिए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा बना, अब इसके बाद स्क्लेरेन्काइमा और उसके बाद कॉलेन्काइमा, जो कॉलेन्काइमा देन स्क्लेरेन्काइमा। तो जो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज और सेल्स होती हैं वो स्टूडेंट्स डेड हो जाती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है they also develop a very strong elastic and lignocellulosic secondary cell wall to carry water to long distance even under extreme tension. Try to correlate the various anatomical features you encounter in plants to the functions they perform. तो देखिए इसको हम ट्राई कर लेते हैं। जैसा कहा गया जाइलम की ट्रेकियरी एलिमेंट्स की बात की गई, ट्रैकेट्स और वेसल्स की बात की गई, ये एग्जैक्टली प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं जो अपना प्रोटोप्लाज्म डिवोल्ड कर चुके हैं, मतलब डेड हो चुके हैं स्क्लेरेन्काइमेटस फॉर्म से। ठीक है, तो यहां लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है। देखो आपने ये पढ़ा था कि जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें जो सेल वॉल है वो प्राइमरी टाइप का है। यहां प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में आएंगे तो यहां भी सेल वॉल प्राइमरी टाइप का है, लेकिन स्टूडेंट्स इन प्रोसेस में सेल वॉल डिपोजिशन बढ़ेगा। एक और जो मॉडिफिकेशन आप काउंट कर सकते हैं वो है सेल वॉल डिपोजिशन जो है वो बढ़ेगा। और अब इस पीपीटी जो सबसे पहले बनने वाला पीपीटी आपके पास है, ये सबसे पहले बनने वाला पीपीटी क्या था आपके पास? पैरेन्काइमा। इस पैरेन्काइमा से स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं जो आगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का कन्वर्जन हो सकता है वो है कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो यहां जो कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा बन रहे हैं इनमें चेंजेस क्या क्या होने हैं? आप कहेंगे जो पीपीटी पैरेन्काइमा था अब उसके बजाय कॉलेन्काइमा में वॉल डिपोजिशन और बढ़ गया है और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो और कम हो गए हैं। कॉलेन्काइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, ठीक है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और ये फाइनली हार्डर, स्ट्रॉन्ग, थिकर एंड डेड हो जाता है। तो ये चेंजेस यहां स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद मेंशन किया गया है डिफरेंशिएशन तो आपने क्लियर कर लिया, दिया गया दिस एक्ट लीडिंग टू द मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज द डिफरेंशिएशन। मतलब सेल जो थी वो डिवीजन के बाद आई, इलोंगेट हुई, मैच्योर हुई और परमानेंट सेल में कन्वर्ट होने जा रही है, तो इस एक्ट को एनसीईआरटी ने लिखा डिफरेंशिएशन। उसके बाद स्टूडेंट्स कह रहा है प्लांट शोज अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions. ये जो प्राइमरी परमानेंट सेल्स हैं, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज हैं, टेम्परेली दे लॉस देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, और वो कह रहा है कि अपने डिवीजन की कैपेसिटी फिर से रीगेन करती हैं, दे रीगेन देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, और इसको आप कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या स्टूडेंट्स कहा जाता है एसएमटी, और दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। क्लियर है? डी डिफरेंशिएशन तक हम आ गए हैं। उसके बाद कह रहा है फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, interfascicular cambium and cork cambium from fully differentiated parenchymatous cells. While doing so, such meristems tissues are able to divide and produce cells that once again lost the capacity to divide but mature to perform a specific function, that is get redifferentiated. तो देखिए डिफरेंशिएशन से एसएमटी बन गया। अब एसएमटी जो बना उस एसएमटी के बनने में एग्जांपल आपको बता रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के अलावा स्टूडेंट्स कह रहा है कॉर्क कैम्बियम। देखिए जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इस वेस्कुलर कैम्बियम में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों प्रेजेंट हैं। तो जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम विद इन वेस्कुलर बंडल है वो तो स्टूडेंट्स पहले से ही प्रेजेंट था, तो वो प्राइमरी टिश्यू होता है बेसिकली। लेकिन इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स इस पीपीटी से मैंने आपको बताया पैरेन्काइमेटस जो सेल्स रेडियली अरेंज होती हैं, जिनको प्राइमरी मेडुलरी सेल्स भी आप कह सकते हैं, इन पीपीटी से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना है, पीपीटी से एसएमटी बनता है, पीपीटी से एसएमटी बनता है, ठीक है, तो ये बना है। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे जो डी डिफरेंशिएटेड फॉर्म है वो आपके पास क्या हुई? डी डिफरेंशिएटेड फॉर्म आपके पास हुई इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर? दिस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज द डी डिफरेंशिएटेड फॉर्म, कोई डाउट इसमें नहीं है। डी डिफरेंशिएटेड फॉर्म है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर हो गया? अब उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम को बनाने के लिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ कंबाइंड होती है। इसीलिए देखो वेस्कुलर कैम्बियम को मैं पीछे आपको बता चुका हूं,
पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ऑरिजिन कहा जाता है, जबकि अल्टीमेटली ये फंक्शन सेकेंडरी ही करती हैं। ये कंप्लीट रिंग बन जाती है जो प्लांट का डायमीटर इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो एक्टिविटी हुई उसमें कहा डी डिफरेंशिएटेड सेल आई, जो वेस्कुलर कैम्बियम का इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम है। अब ये जो है वो फर्दर डिफरेंशिएट नहीं होंगी, लेकिन फाइनली इनसे आप ये कहेंगे जो टिश्यूज बनेंगे, जो लास्ट स्टेज के टिश्यू बनेंगे, लास्ट स्टेज के परमानेंट टिश्यूज बनेंगे, उनको आप एसपीटी कहेंगे। और ये है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, जो मैंने अभी कहा वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं। कॉर्क सेल्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो आप कहेंगे कॉर्क कैम्बियम से बनते हैं। तो इस तरीके से वीसी और सीसी जो है, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम जो है, ये दोनों वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये जो दोनों हैं ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होते हुए सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाती हैं, और ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू रीडिफरेंशिएटेड कहे जाते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद स्टूडेंट्स लिखा है list some of the tissue in a woody dicotyledonous plant that are the produce redifferentiated form। और फिर लिखा है how do you describe a tumor। a tumor जो है वो आप कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, उसमें डिफरेंशिएशन के लेवल बहुत ज्यादा नहीं होंगे। जैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं तो वो ही कंटिन्यूसली बनती चली जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू सॉरी, हमने लिख दिए हैं जो आपको एनसीईआरटी टास्क दे रहा है। फिर लिखा है We have mentioned that the growth in plants is open। प्लांट्स में जो होने वाला ग्रोथ है वो ओपन क्यों है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवीजन से और डिफरेंशिएशन से सेल्स और टिश्यूज ऐड किए जाते रहे। प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ स्पान जो है वो डिवीजन की एक्टिविटी चलती रही, इसलिए ये क्या है? ओपन है। इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। अब देखिए यहाँ दो वर्ड आ गए हैं। पहले तो कह रहा था ये इनडिटर्मिनेट है, लेकिन अब ये कह रहा है डिटर्मिनेट है भी है। सो ग्रोथ, ये समझने वाली बात है। इस पे देखिए आप कह रहे हैं दो कंडीशन आपके पास आ गई, एक इनडिटर्मिनेट, और इनडिटर्मिनेट आपने पहले पढ़ लिया है कंडीशन, और दूसरा अब आपको कह रहा है डिटर्मिनेट भी ये हो सकती है। तो देखो कब कब ऐसे हो सकता है, इस बात को समझिए। ओवरऑल आपको कैरेक्टराइजेशन करना हो तो ग्रोथ के लिए ऑलवेज आप लिखेंगे इनडिटर्मिनेट। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज इनडिटर्मिनेट। लेकिन अब प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो प्लांट्स में ग्रोथ स्पेसिफिक ऑर्गन्स के केस में हम जाएं तब इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है और डिटर्मिनेट भी हो सकती है। इनडिटर्मिनेट कब हो सकती है? जैसे स्टूडेंट्स ये कोई प्लांट एक्सिस है, इस प्लांट एक्सिस में ग्रोथ होने वाली है, तो इस एक्सिस का जो इलोंगेशन है, प्लांट एक्सिस, या फिर आप कह सकते हैं इस एक्सिस का जो इलोंगेशन है, दिस इलोंगेशन ऑफ एक्सिस इज ऑलवेज इनडिटर्मिनेट, क्योंकि ये इलोंगेट होता चला जाएगा। इसका कोई आप ये कह सकते हैं डेफिनेट, कोई भी इसका डेफिनेट आप ये कह सकते हैं मेजरमेंट नहीं होगा। थ्रू आउट लाइफ स्पान ये इंक्रीज होगी। लेकिन डिटर्मिनेट कहां हो सकती है? जैसे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के केस में आप जाएं, ऑर्गन मान लीजिए प्लांट का जो है वो लीफ है, और ये लीफ का सरफेस एरिया हम देख रहे हैं, जो लीफ है इस लीफ का आप देख रहे हैं सरफेस एरिया। तो यहां स्टूडेंट्स देखिए लीफ का सरफेस एरिया क्या थ्रू आउट लाइफ स्पान इंक्रीज होता रहता है? ऐसा नहीं है। प्लांट का अपना जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, प्लांट का अपना जो प्रॉपर्टीज और फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग लीफ एक लिमिट तक ही एक्सपेंड होती है। तो ग्रोथ इनडिटर्मिनेट तो आप कहां बोलेंगे? इन केस ऑफ द प्लांट एक्सिस, और डिटर्मिनेट आप कहां बोलेंगे? इन केस ऑफ द ऑर्गन। क्लियर? ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ एनी ऑर्गन the growth will be the determinant, and in case of the plant axis or overall growth of the plant, the growth will be the indeterminate। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला पढ़ रहे हैं हम, ये कह रहा है now we may say that even differentiation in plants is open। differentiation जो plants में है वो भी open है। वो क्यों है? differentiation is always open process। always open क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए प्लांट में डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो भी थ्रू आउट लाइफ स्पान चलता रहता है, इसको भी आप ओपन कह रहे हैं। ग्रोथ को आप इससे पहले ओपन कह चुके हैं। ठीक है, फिर कह रहा है नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज ओपन बिकॉज सेल्स और टिश्यूज अराइजिंग आउट द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी।
प्लांट में ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस ओपन है, वो कह रहा है कि ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसी से सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने आप में एक ही टाइप का था, लेकिन इससे बनने वाले स्ट्रक्चर जो है वो काफी वेरिएबल हैं। फिर कह रहा है द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ ए सेल और टिश्यू इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल within. For example, cells positioned away from the root apical meristem differentiate as the root cap, while those pushed to the periphery mature as the epidermis. ठीक है, वो कह रहा है कि जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट हैं, वो वहां प्लांट में उसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन के बेसिस पे ही डिफाइन होते हैं या पोजीशन के बेसिस पे ही डिफरेंशिएट होते हैं। जैसे रूट के अपेक्स पार्ट पर जो सेल्स प्रेजेंट है वो रूट कैप में डेवलप हो जाएंगी, और उसके थोड़ा सा ऊपर जो पोजीशन है वो सेल्स आप कह रहे हैं एपिडर्मल टिश्यूज के फॉर्म में या रूट टिप के फॉर्म में डेवलप होगा। Can you add a few more examples of the open differentiating correlating the position of cells to its position in an organ? तो इसके लिए आप देखिए सूट अपेक्स ले लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सूट अपेक्स लेना चाहिए, और सूट अपेक्स में भी सिमिलर कंडीशन होगी। वहां जो अपेक्स पर मेरिस्टेम प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम, वो डिफरेंशिएट होगा, ब्रांचेस वगैरह बनाता चला जाता है, लीव्स वगैरह वहां से डिफरेंशिएट होती हैं। तो अल्टीमेटली आप स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि वहां एक ही टाइप के प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती जा रही हैं। सो दैट डिफरेंशिएशन इज आल्सो द ओपन प्रोसेस। तो डिफरेंशिएशन को यहां कहा गया ओपन प्रोसेस। तो अल्टीमेटली आपके पास देखिए क्या हुआ, यहां डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन की एक्टिविटी हमें दे रखी थी। एनसीईआरटी का सारा मैटर मैंने आपसे डिस्कस किया है। हम ये कह रहे हैं प्लांट्स में सबसे पहले प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और एक बात और क्लियर कर लें, ये जो प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये स्टूडेंट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज के होते हैं। ये प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के टिश्यू होते हैं। ये आपको एनाटॉमी में पढ़ने को मिलेगा ही, साथ में एम्ब्रियोलॉजी में भी हम जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे 12th का जो पोर्शन है तब भी आपको ये क्लियर होगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। जैसे ही प्लांट बॉडी एग्जिस्टेंस में आती है तो वहां प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होता है, वो डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाता है, और प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है पीपीटी से, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। ये बन गई प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब इसमें प्रेजेंट सारे टिश्यू प्राइमरी टिश्यू ही होते हैं, मतलब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होंगे और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपेक्स पर प्रेजेंट होंगे। फर्दर एज पर रिक्वायरमेंट ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, एंड फाइनली द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर डिफरेंशिएशन, जो रीडिफरेंशिएटेड फॉर्म है, वो होंगे एसपीटी। तो इस तरीके से प्लांट्स में जो ग्रोथ है उसके डिफरेंट फेजेज और डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम यहाँ बात करेंगे जिसमें आपको रेट ऑफ ग्रोथ, जो प्लांट्स में होने वाली ग्रोथ है, इससे एग्जाम में इस बार क्वेश्चन भी आया है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, और जो प्लांट ऑर्गन्स है उनमें ग्रोथ के पैरामीटर्स जो है, उन पैरामीटर्स के साथ साथ उनके फॉर्म्स कैसे कैसे हैं। जैसे किसी एक लीफ का सरफेस एक्सपेंड होता है तो उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ क्या है, इन कुछ बातों की कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर पाएंगे। एंजॉय द ग्रोथ फिजियोलॉजी। थैंक यू।